नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपिक स्टडी चैनल पे। आज के वीडियो के अंदर अपन पेपर 1 की यूनिट 1 देखेंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आरएस मेंस के पेपर डिस्कशन चल रहा है। ये पेपर 1 का जो सॉल्यूशन है हिस्ट्री का, तो इसमें पहला पार्ट है दोस्तों, जो कि 15 वर्ड्स के अंदर होते हैं और 2 अंक इसके निर्धारित है। 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जो भी भाई नए हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत एवं रूढ़िवादी 6 सांख्य दर्शनों के बारे में बताइए। तो 6 है, उनका 4 का नाम बताना था। जैसे योग दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित थी? पतंजलि के द्वारा। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित? कपिल मुनि के द्वारा। और वैशेषिक दर्शन काण्ड ऋषि द्वारा। और न्याय गौतम ऋषि द्वारा। ये पहले किसी का आंसर था। और ये एक प्रमुख 6 रूढ़िवादी स्कूल की 6 दर्शन थे। ये आप वीडियो पॉज करके, जैसे कौन कौन सा है, न्याय हो गया, पूर्व मीमांसा दर्शन हो गया, और उत्तर मीमांसा दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्या के बारे में बताइए। तो इसके बेसिक डिटेल देनी थी, इसके बारे में किससे बना होता है और क्या किस रचना होती है। तो इस वाद्य यंत्र में धनुष जैसी मेड़ और लगभग 1.5-2 इंच व्यास वाले बांस से बनाया जाता है इसे। और नारियल के खोल पर पशु की जो चर्म होती है, यानी जो चमड़ा होता है, उसे मंड दिया जाता है। और उसके बाद सांख्य में तार खींचकर बांस के लगभग समांतर बांध दिए जाते हैं। जैसे कि आपने डायग्राम के अगर देखा है, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ से तार बांध के ऊपर तक बांधे जाते हैं। इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे कि राजस्थान का एक लोक वाक्य अंतर है ये है, और पौराणिक साहित्य और हिंदू परंपरा की मान्यता इसको 3000 वर्ष पूर्व है कि लंका के जो रावण थे उसके द्वारा इसको बनाया गया ऐसा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहृदयवादी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ये, आप जो इससे इंग्लिश वाले को भी अगर आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। तो सूफीवादी सिलसिले के बारे में ये लगभग भारत उसी समय आया था जब चिश्ती समुदाय आया था, जो कि चिश्ती संप्रदाय आया था। उसी समय ये भी आया था, जो कब आया था? मोहम्मद गोरी के साथ। तो इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत कौन से थे? तो शेख सोहरावर्दी और हिमुद्दीन नागौरी थे, जो कि उनकी प्रमुख जो गतिविधियां रही वो पंजाब और मुल्तान के अंदर रही। जो तो आपको बताना है कि हिमुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था अपना चौथा नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की जो भूमिका पर प्रकाश डालना था। दोस्तों अरुणा आसफ अली की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह एक नायिका के रूप में याद किया जाता है। कोई उनका स्थित नेतृत्व न होने के बावजूद भी वह देश भर में अंग्रेजों को खदेड़ने के कड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे स्पष्ट था कि भारतीय वासियों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इस दौरान अरुणा आसफ अली को भी गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने फिर बाद में उनके गंभीर बीमारी के बाद उनको सरेंडर करना पड़ा गांधी जी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन था अपना, लियोनार्डो दा विंची के अपना प्रसिद्ध चित्रकार द लास्ट सफर कहाँ पर चित्रित किया। तो जिस जगह ये चित्रित किया था उसका नाम बताना था। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से इतालवी चित्रकार था, जो कि 15वीं सदी के अंदर प्रसिद्ध था। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मोरियल डेच ग्रोची चर्च में एक दीवार पर चित्रित है, और यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। दोस्तों जब ईसा मसीह को उस सूली पर चढ़ाया जाना था, उससे तुरंत पहले ये जो भोजन की व्यवस्था की गई थी टेबल पे, आप इस प्रकार का ये दृश्य इसमें दिखाया गया है। अगला पार्ट था अपना बी, जिसके अंदर 50 वर्डों के अंदर आंसर देने थे, और 5 अंक सबके एक प्रत्येक के निर्धारित थे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था अपना, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह जो शैली थी उसकी विशेषताओं को बताना था। तो ये प्रमुख रूप से दक्षिण की राज शैली है, जिसे नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, जिसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी।
उसके नाम से इस शैली का नाम क्या पड़ा, राज सिंह शैली। और ये कब तक इसका टाइम पीरियड है, 680 से 720 ईस्वी तक ये विकसित हुई थी। और इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों जैसे रॉक आउट के स्थान पर पाषाण व ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। इस शैली के मंदिरों में सबसे बड़ी जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम, जो कि समुद्र तट के पास में स्थित है। इसके शिखर बहुत ऊंचे होते हैं और मंडप की छत चपटी होती है। नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार पल्लव शैली की सभी प्रमुख विशेषताओं में इस मंदिर में बड़े ही आकर्षण का रूप संगति मिलती है। और इस मंदिर में ईंटों और पत्थर से बनी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 1857 की क्रांति में जो बिहार के जो कुंवर सिंह थे उनकी गतिविधियों पर प्रकाश डाली है। तो मेरठ, कानपुर और लखनऊ और इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली के बाद यह आग पूरे भारत में फैल गई। इससे बिहार में भी इसका असर रहा। बिहार के जो बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने सेनापति मेघ और भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। 27 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, दानापुर के सिपाहियों ने भोजपुरा पर अधिकार कर लिया और आरा नगर पर और भोजपुरा के नगरों पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने लाख कोशिशों के बाद अंग्रेजों ने भी इसको नहीं छुड़ा पाए वो, और आरा पर हमला करने की कोशिश की। बीबीगंज और भैया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेना ने जगदीशपुर की ओर और बढ़ गए। आरा पर फिर एक बार कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। तो इनकी कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताना था क्वेश्चन के अंदर। अगला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किस प्रकार से था, एकीकृत राजस्थान में सिरोही की जो विलेय थी उसको संक्षिप्त विवरण देना था। तो दोस्तों जैसे जो कि सरदार भाई वल्लभ पटेल थे उन्होंने सिरोही को गुजरात में मिलाने की सिफारिश करी, क्योंकि वह है वहाँ जैन धर्मियों का बड़ा जो जमाव है सिरोही के अंदर है और जो अनुयायी है वो गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा चाहा, मगर बाद में वहाँ की जनता जैसे सिरोही की जनता और गोकुल भाई भट्ट वहाँ के प्रमुख नेता थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा, उसके बाद उन्होंने इस पर समझौता हुआ। तो आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर छठवें चरण में जब एकीकरण हो रहा था उस समय 26 जनवरी 1950 को सिरोही को एक हिस्सा राजस्थान संघ के साथ एकीकृत किया गया। और फैजल अली जो आयोग था, फैजल अली इसका नाम अवश्य देना था। इस आयोग की सिफारिश से 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में एकीकृत किया गया। और इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर व सुनेली टप्पा राजस्थान में एकीकृत किया गया। और जो झालावाड़ का उपखंड सिरोंज वो मध्य प्रदेश को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि इस पत्र में जवाब देते हुए लिखा कि सिरोही के संबंध में मेरे इन लोगों के कई बार बातचीत हुई है, पर सभी का मुद्दों पर विचार करने के बाद ही में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सिरोही गुजरात में ही होना चाहिए। ये सरदार भाई वल्लभ पटेल नेहरू जी से कहा और उन्होंने फिर उन्हें सिरोही नहीं चाहिए तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान के दिए बिना पूरी की जा सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अत्यंत चतुराई उन्होंने राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पर्यटन स्थल माउंट आबू सिरोही को एक भाग गुजरात के प्रांत में, जबकि गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान है हातल गांव सहित सिरोही भाग राजस्थान में मिला लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की दो, बेंगू किसान आंदोलन उसको आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर अपन बेंगू किसान आंदोलन की बात किया जाता है। जो रूपाजी करवाजी है उनके बारे में, उनकी इसमें शहीद हो गए थे। तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, चित्तौड़ का एक ठिकाना था जो कि 1921 से शुरू हुआ। इसके अंदर बेगार जो प्रथा थी उसके विरोध में शुरू हुई थी। आंदोलन की शुरुआत में जो रामनारायण चौधरी थे उन्होंने बागडोर संभाली, फिर बाद में विजय सिंह पथिक ने संभाली। उसके बेंगू के जो ठाकुर कौन थे, अनूप सिंह थे। उन्होंने 1922 को अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मंत्री जो कि रामनारायण चौधरी थे उनके बीच एक समझौता हुआ जिसे क्या कहा जाता है,
पॉलिटिक समझौता, यह यह संज्ञा किसान आंदोलन के प्रस्ताव के लिए एक गठित क्रंच आयोग ने दी थी। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव के किसानों में एक सभा आयोजित हो रही थी। उस वक्त किसानों पर गोलियां चलाई गई और रूपाजी करपाजी जो प्रमुख नेता थे उन्होंने शहीद हुए और अंत में बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इस आंदोलन में रूपाजी करपाजी को जीवनी चरित्र एवं उन आंदोलन में सक्रिय भूमिका को प्रस्तुत किया। तो रूपाजी करपाजी का नाम इसमें अवश्य देना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। 50 वर्ड के अंदर आंसर देना था। तो यही है दोस्तों, अगर शब्दों की सीमा कम हो तो आप उनको तोल मोल के इसके अंदर विचार रखने पड़ते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह संघर्ष न तो गरीबी से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था, नहीं है जनता के साम्यवादी व्यवस्था से पीड़ित थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता, व्यवहार और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इंग्लैंड सरकार की कठोर औपनिवेशिक नीति का विरोध किया। इंग्लैंड के द्वारा जो औपनिवेशिक नीति अपनाई गई उसके विरोध में यह चली थी और यह अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। अगला पार्ट है दोस्तों पार्ट सी, जो कि सभी क्वेश्चनों के आंसर देने थे अपन को 100 वर्ड के अंदर, और एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो 10 अंक का था। 4 क्वेश्चन इसमें डाले गए थे। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों चारण साहित्य के बारे में, राजस्थान साहित्य में किस प्रकार से महत्ता है। तो अपन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डालनी थी कि राजस्थान साहित्य में चारण साहित्य की किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करता है। तो राजस्थान के साहित्य में जो साहित्य निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस जाति का है, चरण जाति है, क्योंकि और इस जाति के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, साहित्य सेवा करना। आज भी यह अपने उद्देश्यों पर दृढ़ है। इसमें एक एक से उत्तम कवि उत्पन्न हुए और मृत्यु के इन व्यापारियों ने दिन रात साहित्य का साधन कर कायरों में उत्साह का मंत्र फूंका और निष्प्राणों और अपनी ओजस्विनी वाणी और संजीवनी बूटी से भी प्राणों का संचार किया। इनका कहना होगा कि साहित्य संग्राम में हिंदू साहित्य के लिए पूर्व देन है और भारतीय साहित्य में इसका योगदान तो क्या क्या है। देखिए, चारण साहित्य का साहित्य में एक विद्या के रूप में सुस्थापित किया। डिंगल भाषा और साहित्य भाषा को अस्तित्व में मुख्य चरणों के कारण हुआ और यह लगभग 13 ईश्वरचंद जो जेवरचंद जी मेघानी थे, उन्होंने इस साहित्य को 13 के अंदर उपाधियों के अंदर सम्मिलित किया। तो ये 13 कौन कौन सी थी? देवी देवताओं की स्तुतियां, जिसे कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर देखिए, सत्वन देवी देवताओं की स्तुतियां और विद्ध वाली नायकों और संतों और संरक्षकों की प्रशंसा की गई, और जैसे वर्णों के अंदर युद्धों का वर्णन किया गया और उपलम्बों के अंदर आलोचना और निंदा का विश्लेषण किया गया। इसमें राजाओं की थेकड़े के अंदर इसके अंदर क्या किया, महानायकों के साथ विश्वासघात, जो उसका मजाक उड़ाना, और मरियापा और विलाप वाक्य के अंदर योद्धाओं के संरक्षकों और मित्रों राजाओं का मरणोपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य, जिसमें उस व्यक्ति के चरित्रात्मक गुणों को अलावा अन्य क्रियाकलापों को भी वर्णन किया जाता था। और प्रेम कथा या प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, ऋतु वर्णन, उत्सव वर्णन, अस्त्र वस्त्र, ये दोस्तों आपको इसकी विशेषता देनी थी कि इसके अंदर प्रमुख रूप से किस विषय वस्तु को के बारे में फोकस किया जाता था। तो सिंह, शेर, ऊंट, घोड़े और भैंसों की प्रशंसा की गई। शिक्षाप्रद और व्यवहारिक चतुराई से संबंधित कहावतें और प्राचीन महाकाव्य। अगला है, देखिए दोस्तों, चारण साहित्य का जो रस है वो रसात्मक है, और चारण साहित्य में भक्ति रस, शांत रस भी है, और चारण साहित्य में मुख्य पग और में रचे हुए हैं, और इसमें जो प्रमुख जो कौन कौन से है, जैसे राव जेठ, अचलदास की वाचनिका,
पृथ्वीराज रासो, सूरज प्रकाश, वंश भास्कर और आदि के प्रमुख क्या है चारण साहित्य के। 12 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, भारत की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके बारे में विचारों को विकास में और विचारों को संक्षेप में वर्णन करना था। तो दोस्तों भारत के अंदर थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसका जो सूत्रधार एनी बेसेंट को माना जाता है। ये सबसे पहले देखिए दोस्तों 1879 के अंदर सोसाइटी का जो प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में रह गया और 1886 के अंदर उसका प्रधान कार्यालय जिसे आगार कहा जाता था पहले चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित किया गया। उसके बाद 18 दिसंबर 1890 को आगार से स्थापित कर को पेट्रम के इटली के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1895 में ये राष्ट्रीय सभा का प्रधान कार्यालय कहाँ किया गया, वाराणसी में स्थानांतरित किया गया। के जो प्रमुख उद्देश्य थे ये आपको डाल लेते। देखिए मानव जाति की सार्वभौमिक मातृभाव को केंद्र बिना जाति धर्म स्त्री पुरुष वर्ण रंग भेदभाव को मानते हुए बनाना, विविध धर्म एवं दर्शनों विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, प्रकृति के अज्ञात नियमों को मानव में अंतर्निहित शक्तियों शोध करना, इसका लक्ष्य सत्य की खोज एवं मूल मंत्र शांति। इसका आदर्श वाक्य था सत्य जो है श्रेष्ठतम कोई धर्म नहीं। इसके जो अध्यक्ष प्रमुख रहे इस सोसाइटी के एनी बेसेंट और कर्नल एलकॉट, एडिल जिनराज दास और नीलकंठ श्रीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कि भारत के जो उद्योग थे देशी उद्योग उनके बारे में किस प्रकार से विकास हुआ द्वितीय युद्ध के दौरान। इसके अंदर देखिए दोस्तों कुछ अनुकूल बातों को नए औद्योगिक शिल्प के प्राय सभी विभागों को वर्धनशील सक्रियता और उत्पादित परिणाम में सहायता की। यानी कुछ को तो उन्होंने बढ़ाने का काम किया मगर कुछों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा। स्वदेशी राष्ट्रमंडल व अन्य भाग दोनों युद्धों में सामग्री बढ़ती हुई मांग, आयातों पर प्रतिबंध और उद्योगों में संबंध में सरकार अधिक चिंता और सहायता। ये केवल 3 उद्योग के साथ ही बात नहीं जैसे कि जूट, दिया सलाई और गेहूं का आटा, बल्कि यह प्रमुख रूप से जूट की जो सप्लाई थी प्रमुख कारण की मांग थी और दिया सलाई के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण था कि कच्चे मालों का अभाव था। गेहूं के आटे की गिरने की वजह यह हुई कि फसल में अपेक्षाकृत अच्छी होने पर भी मिलों में आपूर्ति कम पड़ी गई। पेट्रोलियम और वैश्विक शक्ति बढ़े हुए उत्पादन में प्रमुख उदाहरण थे। मजदूरों की कमी ने कोयले और लोहे के उत्पादन में भी प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट जो कि यूनिट 1 का, औद्योगिक क्रांति न केवल एक औद्योगिक क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों को और उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित किया। तो किस प्रकार से लोगों के ढंग को जैसे परिवर्तित किया जो कि आपको बेसिक डिटेल जाननी थी, इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। जैसे औद्योगिक क्रांति की जो सामान्य परिचय दे सकते हैं, के बाद सामाजिक आर्थिक किस प्रकार से परिणाम हुए हैं और लोगों के जीवन पर किस प्रकार से उसका असर हुआ। 18वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध व 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में गया। औद्योगिक क्रांति मानव समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और मानव समाज में इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांतियां के रूप में जानी जाती है जिन्होंने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो पहला देखो आर्थिक परिणाम किस प्रकार से पड़े इस औद्योगिक कारण। देखिए दोस्तों उत्पादन असाधारण में वृद्धि हुई। जैसे ही मशीनों का इनका आविष्कार हुआ तो उत्पादन के अंदर असाधारण वृद्धि हुई। शहरीकरण हुआ क्योंकि बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गांवों में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था।
इसी कारण से शहरीकरण, जो गांव के जो लोग हैं वो शहरों के रूप में पलायन करने लगे, और असंतुलन, औद्योगिक क्रांति से आर्थिक असंतुलन उत्पन्न की राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया। बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली का भी विकास हुआ। कुटीर उद्योग का विनाश हुआ। औद्योगिक क्रांति में नकारात्मक प्रभाव, कुटीर उद्योगों पर विनाश हुआ। मुक्त व्यापार जो नीति है उसका भी क्या हुआ, बढ़ावा मिला। सामाजिक परिणाम क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। तो इसमें जैसे पूंजीवादी वर्ग और व्यापारी वर्ग, ये प्रमुख वर्गों का उदय हुआ, और मानवीय संबंधों में गिरावट आई। भावनात्मक मानवीय संबंधों में आर्थिक संबंधों ने ले लिया, और नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। सांस्कृतिक परिवर्तन भी आए। बाल श्रम और महिला आंदोलन का जन्म हुआ। जैसे दोस्तों, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर जो औद्योगिक क्रांति में भाग लिया, जो पहले क्या औद्योगिक क्रांति में कामगारों की आवश्यकता को जन्म दिया। न केवल ये पुरुषों को अपितु महिलाओं को भी इन्होंने काम का दर्जा, कामगार, और अतः स्त्री की भागीदारी से कामगार वर्ग में हुई। जब स्त्रियों की ओर से भी अधिकारों की मांग उठने लगी और उनमें चेतना की भावना जागृत हुई। तो ये प्रमुख सामाजिक और आर्थिक कारण मैं आपको इंक्लूड करने थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।